क्लास एट लेसन 18 परीक्षा। परीक्षा में आज हम पढ़ते हैं, जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह भूले हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की, दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है, अब कुछ परमात्मा की सेवा करने की आज्ञा चाहते। दूसरी, अब अवस्था भी ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उनको खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में ये विज्ञापन निकाला, देवगढ़ के लिए सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को योग्य समझें वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। ये जरूरी नहीं है कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचारों की देखभाल की जाएगी। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वही इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। कोई पंजाब से चला आता तो कोई मद्रास से, कोई फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर बैठा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर आ 9 बजे दिन तक सोया करते थे, पर अब आजकल वे बगीचे में टहलते हुए ऊषा का दर्शन करते थे। ऊषा मीन सूरज का। मिस्टर बा को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर दा और जा से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन वे सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर किसी नौकर से बातचीत नहीं करते थे। महाशय का नास्तिक थे, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत होने की शंका लगी रहती थी। मिस्टर ला को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए बड़ी नम्रता और सदाचार का देवता मालूम देता था। लोग समझते थे 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट ले, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों में बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। ये प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। वह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ धूप के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। चलिए तय हो गया, कोड बन गए, खेल शुरू हो गया। गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकर खाने लगी। रियासत देवगढ़ में ये बिल्कुल निराला था। ढाबे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उठते तो जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली जाती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते मन लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी। हाँपते हाँपते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले से चलकर जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी दम ले रहे थे। ये किसान अनाज से भरी गाड़ी लिए हुए उस नाले में आ गया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था, कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी गाड़ी ऊपर न चढ़ सकी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था। गाड़ी फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा नहीं सकता था, बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था।